हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 का एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन दी फॉर्मल सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन द फ्यूचर, क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमें फॉर्मल सेक्टर पे। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। आपको इसमें करंट से बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको थोड़ा सा पास्ट में जाके जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे वहाँ से भी थोड़ा सा हमको यहाँ का इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। सो इट्स अ लिटिल वास्ट टॉपिक बट येट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। एंड ऑल्सो फाइनली वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे सेम नेम little_simple_बुद्धा के नाम से ही हमने टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है। वहाँ पे जितने भी पीडीएफ्स एंड वीडियोज़ हैं उनको हम अपडेट करते रहेंगे। सो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑन दी टेलीग्राम ऑल्सो। So let's have a look at the question. 2016 में क्वेश्चन आया था कि how globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy. क्वेश्चन का मतलब है कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तब से इंडिया के फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। मतलब फॉर्मल सेक्टर में अभी कम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इतना इंक्रीज ही नहीं हुआ है। इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डिटरमेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो बोल रहा है कि क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं रहा है लेकिन पॉपुलेशन तो हर दिन बढ़ रही है, डिमांड फॉर जॉब भी हर दिन बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि कहाँ पे जा रही है वो जॉब सारी, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो यही बोल रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन के बाद से एम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन है। तो क्या इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है क्या वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, क्या हम उसे गलत दिशा में जा रहे हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इंडिया का इकोनॉमी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो हमारा बनता था उसी से करते थे। हमारे कंट्री के जो ट्रेड बॉर्डर्स हैं, ट्रेड बॉर्डर्स क्या होते हैं कि हम जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट या ट्रेड बॉर्डर्स हमारे क्लोज्ड थे। इसकी वजह से हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं थे। लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एलपीजी लेके आए हम। एलपीजी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने लाइसेंस कोटा जो था उसको अबॉलिश कर दिया। लाइसेंस कोटा मतलब पहले आपको कोई भी फैक्ट्री खोलने के लिए, इंडस्ट्री ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। तो वो इंस्पेक्टर राज हमने बंद कर दिया और इसके साथ ही हमने फॉरेन ट्रेड स्टार्ट कर दिया। तो फॉरेन ट्रेड के साथ ही हमने अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करा। बाहर से सर्विसेज का जो, बाहर कंट्रीज का जो मैन्युफैक्चरिंग था उसको हमने अंदर इंपोर्ट करना स्टार्ट करा और इसके साथ ही कैपिटल जो है, फॉरेन कैपिटल, वो फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अगर आप मतलब समझो, मतलब अभी जो विदेशी कंपनियां हैं इन्होंने भारत में पैसे लगा के भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडस्ट्रीज, इन सबको खोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर फॉरेन कैपिटल का आना हुआ। तो इसी रिफॉर्म की वजह से पहले जो हमारा जीडीपी ग्रोथ 7 to 8 मतलब 3% था, 3% था, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता था, विच वॉज अ वेरी इंसल्टिंग टर्म एट द टाइम ऑफ इन द ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसके बाद से जैसे ही हमने एलपीजी ओपन करा 7 to 8% तक का हमारा ग्रोथ रेट हो गया था। और इसकी वजह से एक रोबस्ट प्राइवेट सेक्टर भी हो गया क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रहा था और भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर ने जैसे ही आना स्टार्ट करा वैसे ही हजारों करोड़ों एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज़ खुल गए। तो इनमें जो है काफ़ी सारे जो है वो इनफॉर्मल रहे और काफ़ी सारे टाइम के साथ लूज भी हो गए। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ जॉब इस ड्यूरेशन के अंदर एलपीजी के बाद में। तो उसके क्या रीज़न थे? उससे पहले देखो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर किसको बोलते हैं। काफ़ी बार हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। तो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? ऐसी सारी जॉब्स जिनमें एक स्पेसिफिक वर्क आवर होता है, एक रेगुलर वेजेस होती हैं और लोगों का जो जॉब है वो अश्योर्ड होता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है गवर्नमेंट के अंदर या फिर पीएसयूज के अंदर। जैसे अगर आप
आप BSNL में काम करते हो, आप BBNL में काम करते हो, या फिर अगर आप दिल्ली मेट्रो में काम करते हो, या अगर आप HPCL में काम करते हो, किसी भी PSU के अंदर काम करते हो, गवर्नमेंट में काम करते हो, स्टेट या सेंटर के अंदर, तो आपको एक फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय माना जाता है। इसमें आपका फिक्स वर्किंग आवर होता है, आपकी एक रेगुलर सैलरी आती है और आपका जो जॉब है वो अश्योर्ड होता है। आपको कभी भी रेजिग्नेशन लेटर देके निकाला नहीं जाता। ये एक लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और वो टैक्सेस पे करती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इट इंक्लूड्स लार्ज रेगुलर ऑपरेशंस इन दी बैंक एंड दी अदर ऑपरेशंस ऑल्सो। तो ये तो हो गया फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या हुआ, जिसे हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि उनके कोई रेगुलर वर्किंग आवर नहीं होते हैं, कोई उनकी फिक्स वेजेस नहीं होती हैं और वो टैक्सेस नहीं पे करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर आप मानो, या फिर टेक इन दी कंस्ट्रक्शन वाले जो वर्कर होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वो सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर को बनाते हैं। तो इसमें मेनली जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है, इसमें मेन होता है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आप अगर जैसे छोटी स्केल पे बनाते हो, जैसे आप MSMEs ओपन करी आपने, या फिर कोई स्ट्रीट वेंडर है जैसे फ्रूट बेचने वाले हैं, मंडी के बाहर जो लगते हैं, तो ये सारे क्या है, इनफॉर्मल है, जो डेली अपना ब्रेड अर्न करते हैं हर अपनी डेली की कमाई से। रेक पिकर्स, मनी लेंडर्स, ब्रोकर्स, ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट माने जाते हैं। इसको हम लोग ग्रे इकोनॉमी भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रे इकोनॉमी। तो अगर आप देखो तो एक मेजर सेक्शन ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन का जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। 2000 से 2010 के अंदर जो न्यू एम्प्लॉयमेंट डेटा पाया गया, उसमें 6.4 मिलियन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिकॉर्ड करी गई थी। 6.4 मिलियन की नए एम्प्लॉयमेंट, मतलब नए जॉब्स खुले हैं। उसमें से 6.4 में से 76% तक जो है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही गया। पीछे जो 24% बचा, उसमें से 24% किस में गया, फॉर्मल सेक्टर में। ओके, इस 24% का भी 81% जो है वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड थे। अब आप बोलोगे कि फॉर्मल में कैसे इनफॉर्मली एम्प्लॉयड हो गया। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं, इसका कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया ना। तो अब देखो 76% इनफॉर्मल में चले गए, 24% तक की जो नए एम्प्लॉयमेंट, नई जॉब लगी थी वो फॉर्मल सेक्टर में आई, लेकिन उसमें से 81% तक जो लोग फॉर्मल सेक्टर में आए वो इनफॉर्मल वे से आए, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया है। आपने किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमको 20 एम्प्लॉय चाहिए, तो इस तरीके से इनफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो बिल्कुल ऐसे रेगुलर जो वर्कर्स होते हैं उस तरीके से नहीं आए। ठीक है, तो वो था 81% फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मली इन द फॉर्मल सेक्टर। तो क्या रीजंस हैं इसके? एक तो सबसे पहले डिक्लाइन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में सबसे मोस्ट स्टेबल सोर्स माना जाता है पब्लिक सेक्टर में जो जॉब होती है, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है। हालांकि जब लिबरलाइजेशन पे हमने मेजर फोकस करा तो पब्लिक सेक्टर में जॉब्स में रिडक्शन हो गया था और गवर्नमेंट ने भी इतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट करना कम कर दिया था। तो जो प्रोपोर्शनली फॉर्मल एम्प्लॉयड वर्कर थे उनका जो फोर्स, उनका जो परसेंटेज है वो कम होना स्टार्ट हो गया था। फिर रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज भी हैं। अभी हमने पहले कुछ दिन पहले हमने 4 लेबर लॉज जो कोड्स थे उनमें क्या चेंजेस आए उनके बारे में डिस्कशन करा था। एक बार उस वीडियो को भी आप वापस जाके देख लेना, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज की वजह से क्या है कि जनरली लोग बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाके उसको अपनी फर्म को जिसमें वो करते हैं उसको रजिस्टर करवा के उसको फॉर्मल सेक्टर में लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फिर चैलेंजेस आ जाते हैं उनको। तो इसमें लेक ऑफ लेबर रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन के बाद में इंडस्ट्रीज ने कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग में रिजिड हायरिंग होती है और फायरिंग प्रोविजंस होता है, तो मतलब नहीं होता है इसमें। जब आपका मन है रख लिया निकाल दिया, तो इसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म नेचर की जॉब्स काफ़ी जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। ग्लोबल कंपटीशन में क्या हुआ कि जो फॉर्मल शिफ्ट हुआ, जो फॉर्मल फर्म्स थे दे स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम फॉर्मल वेज वर्कर टू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट विदाउट मिनिमम वेजेस, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको अपना प्रॉफिट ज़्यादा करना है। तो लेबर के अंदर जितनी आपको सैलरी देनी होती है आपने उसको फॉर्मल से हटा के इनफॉर्मल में शिफ्ट कर दिया है, जिससे आप मिनिमम वेजेस दे रहे हो, कम दे रहे हो, आप उनको जो टैक्स है, GPF है, जो NPS है, उन सब के फायदे नहीं दे रहे हो। तो उससे ग्लोबल कंपटीशन में उन्होंने अपना प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर लिया। सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ,
यहाँ पे पहले मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होता था। अभी आप एक चीज़ ये समझने की कोशिश करो कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, जहाँ पे हमारी लगभग 48% तक की पॉपुलेशन वर्क करती है। नाउ एग्रीकल्चर से जनरली हमारा जो शिफ्टिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की तरफ होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में हमको ज़्यादा स्किल्ड लेबर चाहिए, वी नीड मोर स्किल्ड लेबर हियर। नाउ व्हाट हैपेंड कि अभी क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर बूम आ गया, स्पेशली आईसीटी के बाद में। जब से इंटरनेट एंड न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आई है, सर्विस सेक्टर में बूम आ गया। जीडीपी का भी मैक्सिमम शेयर हमारा सर्विस सेक्टर का है। तो एग्रीकल्चर से जो जनता निकल के मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रही थी, तो मैन्युफैक्चरिंग ने इतनी जॉब्स प्रोवाइड ही नहीं करी कि ये एग्रीकल्चर से निकलने वाले लोगों को सर्विस दे सके। और सर्विस सेक्टर में क्या हुआ कि आपके पास स्किल नहीं है तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी लेबर तो ऐसी रह गई जो एग्रीकल्चर से मूव करना चाह रही है पर मूव नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ऑप्शंस नहीं है और सर्विस सेक्टर के लिए उनके पास स्किल्स नहीं है। तो एक ये बड़ा चैलेंज आया। वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरली होना चाहिए था इंक्रीज, लेकिन हो गया डिक्रीज। तो इसमें जो डिसेंट फॉर्मल जॉब्स है वो डिक्लाइन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई। तो इसमें वुमेन इंक्रीजिंगली सीक पेड एम्प्लॉयमेंट। तो उनको ऐसा है कि घर का खर्चा चलाने के लिए या खुद की इंडिपेंडेंस के लिए, या जो ऑलरेडी पॉवर्टी में रह रही है, अपनी हर दिन की जद्दोजहद के लिए उन्होंने इनफॉर्मल एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप वुमेन का पार्टिसिपेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में देखते हो तो इनफॉर्मल में वुमेन पार्टिसिपेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जब होती हैं तो वो लेबर को दो तरीके होती हैं इंडस्ट्रीज, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जैसे कि हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगता है, लेकिन कॉटन इंडस्ट्रीज में इतना बूम आया नहीं, डिमांड इतनी आई नहीं, हमारा डेवलपमेंट काफ़ी प्रॉब्लम है कॉटन के अंदर, तो उसमें लेबर का डिमांड नहीं है। तो जब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगाई गई तो उन्होंने लेस वर्कफोर्स को ऑब्जर्व करा, तो यहाँ पे और भी कम सर्विसेज की कम एम्प्लॉयमेंट बना। इनफॉर्मलाइजेशन सर्विस सेक्टर में जैसे जैसे राइज होता गया, हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दी इनफॉर्मल सेक्टर से। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स लगती हैं आपकी 1 साल 6 महीने के लिए लगती है। आप जिसे बोलते हो कि हमने टेंडर पे लेके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके रखा है, तो इसकी वजह से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल जॉब्स ली कि यार चलो कहीं तो नौकरी मिलेगी। मैकेनाइजेशन की वजह से भी थोड़ी बहुत ज़्यादा जॉब्स जो है वो लूज होना स्टार्ट हो गई। इंडस्ट्रीज ने स्टार्ट कर दिया मैकेनाइजेशन की हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, हमारा प्रॉफिट बढ़े, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मूव होना स्टार्ट करा। तो इसमें देखो एफडीआई भी आया, आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हो रहे हैं। लेकिन इन सब ने क्या हुआ कि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करा, तो इस वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में चला गया। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है जितना इसे करना चाहिए, जो एग्रीकल्चर से निकलने वाले लोगों को एब्जॉर्व कर सके। मार्केट मैकेनिज्म एंड कंपटीशन, तो इसकी वजह से जो ऑब्सोलेट इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अभी प्रॉफिट लाना बंद कर दिया है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, जिसे बोलते हैं कि बंद हो गई है, फैक्ट्री बंद हो गई है, तो वहाँ जैसे टेक्सटाइल मिल्स है, तो इनकी वजह से भी फॉर्मल जॉब्स जो हैं वो कम हो गई है। लेक ऑफ एग्जिट मैकेनिज्म, ये एक काफ़ी बड़ा इशू पाया गया था जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ भी आया था कि अगर आप कोई फर्म ओपन कर लेते हो तो इट इज़ ईजी कि आप किसी फर्म को स्टार्ट कर लो, लेकिन उस फर्म को बंद करना, उसको एग्जिट करना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी लाए गए थे। उसके बाद में फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की या फिर ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से भी ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों सेक्टर के अंदर ये जो वर्कर्स है उनको एक ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है। देखो आपको जो ऑटोमेशन है या जो मशीन्स हैं वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ काम करती है, ठीक है। उनको इतना पे, इट्स लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा, एक मशीन खरीद ली, वो मशीन 10 आदमियों का काम कर रही है, तो क्या हुआ, उस मशीन की वजह से 10 आदमियों की नौकरी चली गई है। नाउ इंडिया में इंटीग्रेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी भी बढ़ गया है, और जब आपका इंटीग्रेशन इन ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ जाता है तो ग्लोबल क्राइसिस अगर किसी एक जगह पे हुआ तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कंट्री पे मिलेगा। साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस देख लो आप, ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस 2008 का देख लो, यूरोजोन क्राइसिस 2011 का देख लो, इवन यूएस चाइना ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट भी हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे दिखाई दिया था।
तो एक तो ग्लोबल इंटीग्रेशन की वजह से भी चेंजेस हैं। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता है, अगर इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ता है हमारी कंट्री में, तो क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिटरमेंटल है? अगर डिटरमेंटल है इसका मतलब कि नुकसानदायक है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो नुकसानदायक है। तो क्यों है? सबसे पहला है कि लेक ऑफ प्रॉपर वेजेस। इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको कोई प्रॉपर, हमने मिनिमम वेजेस का रूल निकाल के रखा है, मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारा, लेकिन आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे या जो लोग घर पे काम करते हैं या जिन लोगों का इनफॉर्मलाइजेशन सेक्टर में ही हमेशा बॉर्न एंड बॉट अप एंड उसी में काम कर रहे हैं, तो उनको मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट इतना एप्लीकेबल नहीं होता है। लोअर वेजेस पे काम करते हैं कंपटीशन की वजह से कि चलो 350-400 की जगह 200-250 भी मिल जाए तो गुजारा चलेगा। तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, और जब कंट्री में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, या आप ऐसे बोलो कि जो इकोनॉमिक गैप है वो अगर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा डिटरमेंटल होगा हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए। लो वेजेस से क्या होगा कि लो सेविंग्स होगी। आपके पास पैसे ही नहीं है सेव करने के लिए, आप कैसे करोगे? जब आपके पास पैसे नहीं है सेव करने के लिए, इस पूरे साइकिल को समझना। आपको सैलरी कम मिलती है कि जिससे आपका घर का सिर्फ गुजारा चल सके, उसमें आप सेव नहीं कर पाते हो, लो सेविंग है। इसका मतलब है कि आप कोई भी पैसा बैंक के पास सबमिट नहीं करोगे। इसका मतलब है कि बैंक के पास पैसा नहीं होगा कि वो जो कंपनीज है उनको लोन दे सके, और अगर कंपनीज को पैसा नहीं मिलेगा बैंक से, लोन से, तो उससे क्या होगा कि वो आगे और भी ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज नहीं खोल पाएंगी, अपनी फैक्ट्रीज नहीं खोल पाएंगी, और वो और भी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर बोल लो कि अगर कोई आदमी एक फैक्ट्री खोलता है तो वो 50 या 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो अभी क्योंकि उसको लोन नहीं मिल रहा तो वो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो ये पूरा एक साइकिल बनता है जो हमारे डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं उनको वेलफेयर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, उनको हेल्थ केयर, जीपीएफ की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, उनको एजुकेशन लोन नहीं मिलता है, बिकॉज नाउ दे हैव द लो वेजेस। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं जिसके वजह से एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो ये मतलब आप इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस अगर सोचोगे ना, कि अगर किसी भी फैमिली की इनकम कम है, अगर किसी भी फैमिली में जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट आपको ना सिर्फ उस घर पे बल्कि आने वाली जनरेशन्स तक पे दिखाई देगा, क्योंकि आप हेल्थ पे पैसे नहीं खर्च कर सकते हो, आप गुड हेल्थ पे मनी नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, आप गुड एजुकेशन पे मनी नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे, आप अपनी जो हाइजीन्स हैं इन पे नहीं कर पाओगे, आप अपनी मेडिकल, आपको अगर मान लो कोई बीमारी हो गई है आप उस पे नहीं कर पाओगे। तो इन सब का इम्पैक्ट आपको दिखेगा आपकी हेल्थ पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, और फाइनली आपकी जो इनकम है उस पे भी। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं वो कंपनी के प्रति लॉयल भी नहीं होते, उनको होता है कि यार कौन सा हम इस परमानेंटली कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर करते हैं। और दूसरा इनका ये भी होता है कि 5 दिन के काम को अगर हम 10 दिन बढ़ाएंगे तो हमको 10 दिन की सैलरी मिलेगी। तो ये कंपनी की इकोनॉमिक चीज़ को हैम्पर कर रहा है, और इवेंचुअली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करता है। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी इतनी नहीं होती है, सो दे डोंट हैव एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कि उनको लोन चाहिए तो वो मनी लेंडर के पास जाएंगे, बैंक के पास नहीं जाते हैं। बैंक को भी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि वो उनके पास होती नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मनी लेंडर उनको जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देगा, फिर उससे निकालने के लिए उनका डोमेस्टिक कंजप्शन कम होगा। सो आप पूरे साइकिल को सोचो कि अगर कोई आदमी एक बैंक से पैसे लेता है सिक्योरिटी रख के, और एक आदमी जो एक मनी लेंडर से पैसे ले रहा है 5 के बजाय 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो दोनों में से ज़्यादा नुकसान में कौन है? प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है क्योंकि कंपनीज जो हैं वो हायर्ड, जो उनके स्किल्ड लेबर्स हैं उनको इंसेंटिव नहीं दे पाती है। लेक ऑफ फॉर्मल सेक्टर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैटरनिटी लीव्स मिलती है, आपको चाइल्ड केयर के लिए पैसा मिलता है, आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए लोन मिलता है। तो ये सब चीज़ें चाइल्ड के डेवलपमेंट को हैम्पर करती हैं। इवेंचुअली ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हमारी कंपनी के जो लॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको हैम्पर करेगी। इनफॉर्मल सेक्टर जनरली कैश बेस्ड होता है, उनको आप ऐसे ही नहीं होता है कि आपका पैसा जो है एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको कैश में मिलता है। तो ये कैश मनी जो है ये ब्लैक मनी भी जनरेट करती है, टैक्स इवेजन भी करती है। जनरली जब डीमोनेटाइजेशन आपने देखा था, तो आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा ब्लैक मनी था जिसको फॉर्मलाइजेशन में लाया गया था। नाउ लो फॉर्मल सेक्टर जो है ये लो टैक्स बेसिस होते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स जो हैं ये जनरली टैक्स पेयर्स होते हैं, और जो लोग फॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर वाले
क्योंकि उनकी इतना इनकम इतनी होती ही नहीं है कि वो टैक्सेस पे करे, तो यहाँ से हमको लो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया, गवर्नमेंट का खर्चा कम नहीं हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको उधार लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उधार लेता है, बोरो करता है। जब गवर्नमेंट उधार लेगी, उसकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जब गैप बढ़ेगा तो फिजिकल डिफिसिट हाई होगा, फिजिकल डिफिसिट हाई होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लो वेजेस जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनका और भी ज़्यादा इफेक्ट होगा। देखो आप, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो सब्जी 10 रुपये किलो मिल रही थी वो सब्जी 50 रुपये किलो मिलेगी, प्याज का रेट 90 रुपये किलो 150 रुपये किलो तक हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स पे पड़ता है। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है। उसके अलावा हाई फिजिकल डिफिसिट एंड हाई इन्फ्लेशन की वजह से क्रेडिट्स डाउनग्रेड हो जाते हैं कंट्रीज़ के, कंपनीज़ के। तो जो फॉरेन इनफ्लो होता है वो भी कम आता है और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। सो दिस इज़ लाइक एवरीथिंग कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो वो कंट्री के लिए डिटरमेंटल है। हम चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लगे। तो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन के अंदर या कैजुअलाइजेशन ऑफ द इंडियन लेबर मार्केट है, इसमें ग्लोबलाइजेशन ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है और इसने नेगेटिव इम्पैक्ट ही दिया है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जिसको हम आने वाले कुछ क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज दिस क्वेश्चन। काफ़ी थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा टफ होगा, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट in a very layman language. If you have any doubts, or if you want to contact me, or if you want to download the PDF of the question or the answer, you want to send your answer copy, you can contact me on the little_simple_buddha. And also, because as I said earlier, now we have a Telegram channel of the same name, little_simple_buddha. So you can join me there also. So this is it in this question. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.